का जो हमारा टॉपिक है वो है फंडामेंटल कॉन्सेप्ट। केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर में जो है, केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर का चैप्टर ही है ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, लेकिन जो सेकंड ईयर का है उनका दूसरा है। लेकिन सबसे पहले जो है हमें क्या करना चाहिए, हमें सबसे पहले जो है केमिस्ट्री के जो है बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ने होंगे, इसीलिए दोनों की क्लास साथ ही रखी है। सबसे पहले आपको बताना चाहिए कि केमिस्ट्री क्या है। तो केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस। केमिस्ट्री साइंस की ब्रांच है जो किस चीज को डील करती है, किस चीज के बारे में स्टडी करती है? मैटर के बारे में, मैटर की स्ट्रक्चर के बारे में, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में और उसकी कंपोजिशन के बारे में। तो मैटर की स्टडी मतलब उसके स्ट्रक्चर, उसकी प्रॉपर्टीज, उसकी कंपोजिशन की स्टडी हम किस में करते हैं? हम केमिस्ट्री में करते हैं। और केमिस्ट्री क्या है? एक साइंस की ब्रांच है। अब ये मैटर क्या है? तो मैटर आपको सबको पता होगा कि जो कोई भी चीज जो वजन रखे और जगह घेरे वो क्या कहलाती है? मैटर कहलाती है। मैटर की 3 टाइप्स हैं जो हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, और वो है सॉलिड, लिक्विड, गैस। सही। लेकिन यहाँ पे जो मैटर की 2 टाइप्स लिखी हुई है वो उसकी जो है प्योर और इम्प्योर, मतलब मिक्सचर और प्योर के ऊपर है। तो मैटर 2 टाइप का होता है इस तरह से, और जो मैटर बिल्कुल प्योर होता है उसको सब्सटेंस कहते हैं, और जो इम्प्योर होता है उसको मिक्सचर कहते हैं। ठीक है। अब प्योर सब्सटेंस में क्या आ रहे हैं? एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। तो एलिमेंट्स और कंपाउंड्स प्योर सब्सटेंस में आते हैं, और मिक्सचर की जो है यहाँ पे कुछ लिखा हुआ नहीं है तो इसको नहीं छोड़ देते हैं। बस याद रखिएगा कि मैटर की 2 टाइप्स होती है, सब्सटेंस और मिक्सचर। जो सब्सटेंस होती है वो बिल्कुल प्योर होती है, और मिक्सचर क्या होता है? इम्प्योर होता है। वैसे मैटर की 3 टाइप्स होती हैं, वो होते हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। वो हम बाद में पढ़ेंगे, अभी यही है। अब ये एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट कहते हैं प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ अ सब्सटेंस व्हिच कंटेन ऑल एटम्स अलाइक। जैसे अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन क्या है? एटम है। और अगर इसी में जो है हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, फिर तीसरा हाइड्रोजन, तो ये सब क्या है? इस पूरे तीनों में क्या है? एक जैसे एटम्स है। तो ऐसा सब्सटेंस जहां पर जो एटम्स है वो तमाम क्या हो? एक जैसे हो, तो वो क्या कहलाता है? एलिमेंट। सही। जैसे H2, O2, Cl2, ये सब क्या है? ये सब एलिमेंट्स है। क्यों? क्योंकि इनके पास सब क्या है? एटम्स अलाइक, एक जैसे। ठीक है। फिर है मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल क्या होता है? कभी भी 2 सिमिलर और डिसिमिलर एटम्स, जैसे 2 या 2 से ज्यादा सिमिलर और डिसिमिलर एटम्स, कार्बन, सही, और इसके पास ये 2 से ज्यादा एटम्स हो गए ना, 5 हो गए, एक कार्बन है और 4 हाइड्रोजन। सही। तो ये जो बन गया है, एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन, ये क्या है? कार्बन और हाइड्रोजन 2 डिसिमिलर एटम्स हैं। ठीक है। तो 2 या 2 से ज्यादा सिमिलर या तो फिर डिसिमिलर एटम्स जब भी कंबाइंड होते हैं कोवेलेंटली, ये कोवेलेंटली हो रहे हैं। सही। कोवेलेंटली और आयनिक क्या होता है वो भी आगे पढ़ेंगे। ये कैसे हो रहे हैं? कोवेलेंट हो रहे हैं, मतलब कि ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं। पूरा इलेक्ट्रॉन ना हाइड्रोजन के पास आ गया है और ना ही पूरा इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास आ गया है। तो ये दोनों क्या कर रहे हैं? ये दोनों शेयर कर रहे हैं अपने अपने इलेक्ट्रॉन को। तो ऐसा जब भी 2 एटम्स जो है आपस में इलेक्ट्रॉन को क्या करें? शेयर करें, तो वो जो है कोवेलेंटली जो है बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है। तो ये दोनों आपस में किस तरह से क्या पढ़ रहे थे हम? मॉलिक्यूल। जब भी 2 या 2 से ज्यादा एटम्स सिमिलर या डिसिमिलर, सही, एटम सिमिलर भी हो सकते हैं, डिसिमिलर भी हो सकते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या चीज है? इंपॉर्टेंट है कि वो कंबाइन किस तरह से हो? कोवेलेंटली हो। सही। तो क्या बन जाता है? मॉलिक्यूल। जैसे कि हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन के साथ जब कंबाइन होता है तो क्या बन रहा है? हाइड्रोजन गैस बन रही है। सही। तो ये दोनों हाइड्रोजन जो आपस में कंबाइन हुए हैं, तो ये किस उससे हुए हैं? किस बॉन्ड से हुए हैं? ये हुए हैं कोवेलेंट बॉन्ड से। ठीक है। क्योंकि ये सिमिलर एटम है और किससे हुए हैं? कोवेलेंटली कंबाइंड हुए हैं, तो ये क्या बन गया? मॉलिक्यूल बन गया। ऐसे ही अगर हम वाटर की बात करें तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। तो ये जो वाटर का मॉलिक्यूल है
ये भी कैसे हुआ हुआ है कंबाइंड, ये भी कोवेलेंटली बॉन्ड की उसकी वजह से कंबाइंड हुआ हुआ है, ठीक है। तो ये भी क्या कहलाएगा, मॉलिक्यूल बनेगा। मॉलिक्यूल कोई भी चीज कब कहला रही है, जब वो आपस में किस तरह से बाइंड हुए हो, कोवेलेंटली हुए हो, सही है। अब वो सिमिलर भी हो सकते हैं, डिसिमिलर भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा। फिर आते हैं कंपाउंड। तो कंपाउंड किस चीज को कहते हैं, कंपाउंड कभी भी दो या दो से ज्यादा डिसिमिलर एटम। कंपाउंड में कभी भी सिमिलर एटम्स नहीं मिलेंगे, डिसिमिलर। ऊपर सिमिलर और डिसिमिलर दोनों थे, लेकिन यहाँ पर खाली डिसिमिलर है और दोनों आपस में कंबाइंड हो रहे हैं, कोवेलेंटली भी और आयनिक भी। अब आयनिक क्या होता है, अगर हम NaCl की बात करें, प्रैक्टिकल है मेरे एक दिन छोटे कंबाइंड हुआ होता है, Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और Cl मतलब क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये चार्ज क्यों होता है, क्योंकि क्लोरीन के जो लास्ट ऑर्बिट होता है ना, बिल्कुल वैलेंस शेल जिसे कहते हैं, उसके अंदर 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और उसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, कमी होती है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन की कमी किससे पूरी करता है, सोडियम से पूरी करता है, Na से लेकर पूरी करता है। और Na के लास्ट शेल में क्या होता है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो कोई भी एटम जो है ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है या ले रहा क्यों है, हर इंसान या हर चीज, जो भी दुनिया में जितनी भी चीजें वो सब क्या होना चाहती हैं, वो सब स्टेबल होना चाहती हैं, ठीक है। और स्टेबल होने के लिए एक एटम को क्या करना होता है, अपना लास्ट शेल कंप्लीट करना होता है, सही। अब अगर इसका जो लास्ट शेल है उसमें एक इलेक्ट्रॉन है, समझे ये सोडियम है और ये सोडियम का बिल्कुल लास्ट वाला शेल बनाया, बीच के नहीं बनाए। इसको क्या है, इसको अपने कंप्लीट करने के लिए एक, इसको बिल्कुल कंप्लीट करना है और इसके में कितने हैं, एक है। अब इसको कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे, 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे, क्योंकि इसके पास एक ही है बस। लेकिन क्लोरीन को कंप्लीट करने के लिए कितने चाहिए होंगे, क्लोरीन को कंप्लीट करने के लिए सिर्फ एक चाहिए होगा। तो सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, जब एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इसका लास्ट शेल क्या हो गया, बिल्कुल खत्म ही हो गया, सही। तो जो पीछे वाला शेल था, लास्ट वाले से जो सेकंड लास्ट था, वो क्या था, वो फिल था। जो बिल्कुल लास्ट वाला था उसके अंदर एक था, तो उसने जो बिल्कुल लास्ट वाला एक था उसको रिमूव कर दिया, तो सोडियम भी क्या हो गया, स्टेबल हो गया। और उसने वो एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दिया, तो क्लोरीन के पास भी कितने हो गए, पूरे 8 हो गए, तो क्लोरीन भी स्टेबल हो गया। तो इस तरह से इसने यहाँ पे क्या किया, अपना पूरा इलेक्ट्रॉन दे दिया और अब इसके ऊपर क्या चार्ज आ गया, पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज क्यों आया है, क्योंकि इसने दिया है। और इसके ऊपर नेगेटिव क्यों आया है, क्योंकि इसने लिया है। अभी पॉजिटिव और नेगेटिव का क्या सीन है, तो आपको पता होगा कि जितने हमारे हमारे बोलियो जितने भी जो है एटम के न्यूक्लियस में क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। जैसे अगर ये एटम का न्यूक्लियस है, सोडियम का न्यूक्लियस की अगर बात करें तो 11 होते हैं ना, 11 प्रोटॉन कैसे बना, 11 लिख देते हैं, समझे। ये जो एटम का सोडियम का ये जो न्यूक्लियस है, इसके अंदर 11 प्रोटॉन है। ये प्रोटॉन क्या है, पॉजिटिव है। अब इसका एक शेल, एक शेल में है इसके 2 इलेक्ट्रॉन। फिर इसका दूसरा शेल, दूसरे शेल में 1 2 3 4 5 6 7 8 और बिल्कुल लास्ट वाले शेल में है एक इलेक्ट्रॉन। तो सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 11 होते हैं। अब सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 पहले शेल में होते हैं, 8 उसके सेकंड वाले शेल में होते हैं और बिल्कुल एक जो है वो लास्ट में होता है। तो अब इसको स्टेबल होने के लिए क्या करेगा, ये अपना ये वाला जो है ना, ये वाला इलेक्ट्रॉन दे देगा क्लोरीन को। जब ये क्लोरीन के पास चला गया तो अब ये क्या हो गया, इसका ये वाला शेल खत्म हो गया और ये वाला शेल बिल्कुल क्या है, फुल है। लेकिन जितने इसके प्रोटॉन थे 11, उतने ही इसके इलेक्ट्रॉन भी थे। तो ये क्या था, ये बिल्कुल न्यूट्रल था, सही। क्योंकि जितने इसके पास प्लस के साइन थे उतने इसके पास नेगेटिव भी थे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या होता है, नेगेटिव होता है। लेकिन जब इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो अब इसके पास जो न्यूक्लियस में प्रोटॉन है वो कितने, वो हुए हैं 11। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन थे वो अब कितने रह गए, वो रह गए 10। तो अगर हम साइन का रेशो देखें तो प्रोटॉन मतलब कि जो प्लस वाले
चीज थी वो क्या हो गई, वो ज्यादा हो गई, और नेगेटिव वाली क्या हो गई, कम हो गई। तो जब नेगेटिव का रेशियो कम हो गया और पॉजिटिव का ज्यादा हो गया तो सोडियम के ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। सही है। ऐसे ही क्लोरीन के पास हुआ कि क्लोरीन के पास जितने प्रोटॉन थे उतने ही इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन जब उसने एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ले लिया इससे, तो उसके पास जो माइनस वाला सामान था वो ज्यादा हो गया, तो इसीलिए इसके ऊपर क्या आ गया, माइनस आ गया। ठीक है। हाँ, तो हम कंपाउंड की डेफिनेशन पे थे। तो अभी जो ये पूरे जो भी इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, जैसे हम मॉलिक्यूल में पढ़ रहे थे, तो वहां पे वो अपने अपने इलेक्ट्रॉन दे नहीं देते, आपस में दोनों मिल बांट के रह रहे थे, तो वो चीज कहलाती है कोवेलेंटली। लेकिन जहां पर पूरा दे देते हैं जैसे NaCl में, तो वो क्या कहलाती है, आयनिक। तो कभी भी अगर दो एटम्स सिर्फ डिसिमिलर एटम, डिसिमिलर स्पेसिफिक केस के लिए, कि जब भी डिसिमिलर एटम्स क्या हो, कंबाइन हो, कौन से बॉन्ड से, कोवेलेंटली या तो फिर आयोनिक, तो फिर वो क्या बन जाता है, वो एक कंपाउंड बन जाता है। सही। NaCl भी क्या है, कंपाउंड है, और H2O भी क्या है, कंपाउंड है। सही। ये कोवेलेंटली बाइंड हुआ है और ये आयनिक बाइंड हुआ है, लेकिन फर्क क्या है, कौन सी चीज जो स्पेसिफिक थी वो क्या थी, डिसिमिलर। ये सोडियम भी अलग है, क्लोरीन भी अलग है, हाइड्रोजन भी अलग है, और ऑक्सीजन भी अलग है, तो इसीलिए ये दोनों क्या कहलाएंगे, ये दोनों कंपाउंड कहलाएंगे। फिर आते हैं एटम्स पे। एटम क्या है, एटम मैटर की बेसिक यूनिट है। सही। मैटर किससे बना है, एटम से बना है। स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होते हैं जो किस चीज की प्रॉपर्टीज को जो है रखते हैं, बरकरार रखते हैं, एलिमेंट्स की। एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को बरकरार रखने वाली चीज क्या कहलाती है, एटम। और एटम क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही न्यूट्रॉन भी होते हैं, तो साइन क्या हो जाते हैं, बैलेंस हो जाते हैं, और क्या करते हैं हम उसको, क्या कहते हैं, न्यूट्रल कहते हैं। सही। जैसे हमने अभी सोडियम का देखा था कि 11 प्रोटॉन थे तो 11 इलेक्ट्रॉन थे, तो वो फिर क्या कहला रहा था, न्यूट्रल कहला रहा था। सब एटॉमिक पार्टिकल जो है वो किन चीजों से बनता है, दो चीजों से बनता है, वैसे तीन चीजों से बनता है। इलेक्ट्रॉन जिसके ऊपर माइनस का साइन होता है, प्रोटॉन, और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है इसलिए इसके ऊपर इस तरह का साइन होता है। दो पार्ट्स में कहते हैं, एलिमेंट्री एंड कॉम्पोसाइट। तो एलिमेंट्री में आते हैं इलेक्ट्रॉन, और कॉम्पोसाइट में आते हैं प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक है। ये प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स कहाँ रहते हैं, ये न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये ऑर्बिट में जो है न्यूक्लियस के अराउंड जो है रिवॉल्व कर रहे होते हैं। फिर है एटॉमिक नंबर, कि एटम का नंबर क्या होता है। सही है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन की बात हो रही है खाली, कि जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट होंगे कहाँ पर, न्यूक्लियस में, किसके, एटम के। जैसे हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में सिर्फ एक प्रोटॉन होता है। सही है। हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में बस एक प्रोटॉन होता है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन हाइड्रोजन, तो वो क्या कहलाएगा, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कहलाएगा। ऐसे अगर अभी हमने सोडियम पढ़ा था, तो सोडियम के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन थे, 11 थे, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। और एटॉमिक नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Z से, कैपिटल Z से। सही है। तो जब भी आपको Z3 दिखे या 2 दिखे, तो वो क्या होगा, वो किसी ना किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर होगा। फिर है आइंस। आइंस क्या होते हैं, आइंस अभी हमने ऊपर भी पढ़े, उसी को थोड़ा सा देख लेते हैं, कि किसी भी एटम के ऊपर चार्ज क्या कहलाता है, आयन कहलाता है। अगर उसके ऊपर प्लस का साइन आ गया, चार्ज आ गया, तो वो पॉजिटिव आयन कहलाएगा। P फॉर पॉजिटिव आयन लिख देते हैं बस इसको ऐसे ही। या तो फिर क्या कहलाएगा, कैटायन शायद। अगर किसी एटम के ऊपर नेगेटिव साइन आ रहा है, क्लोरीन ही लेते हैं। सही। तो वो क्या कहला रहा है, ये नेगेटिव साइन कहलाएगा, या तो फिर एन आयन कहलाएगा। या हम इसको सिंपल ऐसे भी कह सकते हैं, सोडियम आयन, क्लोरीन आयन। सही। अब ये कैटायन और एनायन कैसे याद रखेंगे, तो कैट वाली चीज याद रख लें, कि जो कैट की आंख होती है ना,
अब इसको अगर गौर से देखें तो उसके अंदर कुछ इस तरह का प्लस का साइन होता है। तो प्लस का साइन क्योंकि कैट की आंख में होता है, तो इस तरह से आप याद रख लें कि कैट आइन पॉजिटिव होता है, और दूसरा आसानी से याद हो जाएगा कि एनाइन क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, तो किसी भी एटम के ऊपर चार्ज का आ जाना, उस एटम को क्या कहते हैं, फिर आइन कहते हैं। सही। मास नंबर क्या है, द सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड द टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अब प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर अभी बताया था कि प्रोटॉन भी मौजूद होते हैं और न्यूट्रॉन भी मौजूद होते हैं। तो अगर हम इन दोनों का सम कर दें, अब ये दोनों का सम कैसा होता है कि एटम के न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं, न्यूट्रॉन भी होते हैं। अगर हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को क्या कर दें, प्लस कर दें, जैसे अगर 11 प्रोटॉन है और 11 ही न्यूट्रॉन है, तो दोनों को प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 22। सही। तो ये क्या हो गया, ये एटॉमिक, वो ये हो गया मास नंबर, या एटॉमिक नंबर भी कहते हैं या न्यूक्लियन नंबर भी कहते हैं। तो द सम ऑफ द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन और द टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इन दोनों का सम क्या कहलाता है, मास नंबर कहलाता है। और ये दोनों कहाँ मौजूद होते हैं, ये दोनों न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं एटम के। और ये किससे रिप्रेजेंट होता है, ए से। सही। आइसोटोप को डेफिनेशन को याद कर ले, एग्जांपल मेरे जहन में नहीं आ रही अभी, कि इसकी डेफिनेशन है कि सेम एलिमेंट होगा और उसका क्या हो, सेम एटॉमिक नंबर हो, मगर मास नंबर क्या हो, डिफरेंट हो, ड्यू टू डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर नोन एज आइसोटॉप्स। सही। जैसे अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं। सही है, प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्राइटियम। तो प्रोटियम क्या होता है, प्रोटियम के अंदर एक एटॉमिक नंबर होता है। सही। हाइड्रोजन के पास क्या होता है, एक। वैसे अगर हम देखें तमाम एटम्स में तो उसके अंदर कुछ ना कुछ न्यूट्रॉन्स होते हैं, लेकिन हाइड्रोजन जो है ना, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर न्यूट्रॉन नहीं होता। ठीक है, तो अगर इसके अंदर बस एक क्या है, प्रोटॉन है, तो इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, इसका मास नंबर क्या होगा, 1। और अगर इसके पास एक न्यूट्रॉन और एक क्या आ जाए, प्रोटॉन आ जाए, तो इसका मास नंबर क्या होगा, दोनों का सम कर दिया तो क्या हो गया, 2। और अगर हम इस पे आए तो इसके पास एक प्रोटॉन हो गया और 2 न्यूट्रॉन हो गए, तो इसका मास नंबर क्या हो गया, दोनों का सम 3। तो ये एक ही हाइड्रोजन है, मतलब इसका क्या है, सेम एटॉमिक नंबर, वो सेम एलिमेंट है। सही है, हाइड्रोजन है तो सेम एलिमेंट है, तीनों क्या है, सेम एलिमेंट है, हैविंग सेम एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर भी क्या है तीनों के, बिल्कुल सेम है। और एटॉमिक नंबर क्या था, अभी बताया था कि एटॉमिक नंबर जितने भी प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं ना, उनको क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर। तो तीनों के पास एक एक प्रोटॉन है, तो मतलब तीनों का एटॉमिक नंबर क्या है, 1 है। लेकिन क्योंकि तीनों के पास न्यूट्रॉन की तादाद क्या है, चेंज है। एक हाइड्रोजन के पास न्यूट्रॉन है ही नहीं, एक के पास एक है और एक के पास 2 है। तो क्योंकि इनके पास न्यूट्रॉन की तादाद आगे पीछे होने की वजह से क्या हुआ, इनका जो मास नंबर है वो क्या हो गया, चेंज हो गया, क्योंकि मास नंबर दोनों का सम था। तो 1 + 0 1 1 + 1 2 and 1 + 2 3। तो मास नंबर चेंज होने की वजह से, वो न्यूट्रॉन प्रेजेंट होने की वजह से मास नंबर क्या हो गया, चेंज हो गया, जिसकी वजह से ये क्या बन गए, एक दूसरे के आइसोटॉप्स बन गए। तो इसका नाम हो गया प्रोटियम, इसका नाम हो गया ड्यूट्रियम और इसका नाम हो गया ट्राइटियम। अब इसकी डेफिनेशन देख लें, एटम ऑफ द सेम एलिमेंट हो एटम के, लेकिन सेम क्या हो, एटॉमिक नंबर हो बट डिफरेंट मास नंबर। सेम एलिमेंट का सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। और डिफरेंट क्यों हो रहा है मास नंबर, ड्यू टू द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो वो क्या कहलाता है, एक दूसरे के आइसोटॉप्स कहलाते हैं। फिर एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास देखते हैं, एटॉमिक मास छोड़ देते हैं। मॉलिक्यूलर मास, तो मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एलिमेंट प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल अभी हमने पढ़ा था कि सिमिलर और डिसिमिलर एटम्स कंबाइंड विद अ कोवेलेंटली। तो अगर हम हाइड्रोजन, वाटर की बात करें तो वाटर का मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, एटॉमिक मास क्या होता है, 1। सही। अब 2 है तो इसलिए हमने यहाँ क्या लिख दिया है, 2 लिख दिया है। प्लस करते हैं, मतलब हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, एक एटम है, और ऑक्सीजन एक एटम है। तो अगर हम इन दोनों, और ये क्या है, दोनों मॉलिक्यूल बना रहे हैं एक, तो अगर हम एक मॉलिक्यूल के अंदर जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं
उनको अगर हम उनके मासेस को क्या करते हैं, सम कर दें, तो वो क्या कहलाता है, मॉलिक्यूलर मास कहलाता है। तो हाइड्रोजन का मास हो गया 2 और ऑक्सीजन का हो गया 16। तो अगर हमने इन दोनों को प्लस कर दिया तो हमारा मॉलिक्यूल का मास बना 18। ठीक है, अभी ऑक्सीजन का 16 कैसे है, तो ये आपको जो है आपकी बुक के पास या बुक के शुरू में या बीच में जो है पीरियोडिक टेबल होगा, उसके अंदर ये सब लिखा होता है, कुछ कुछ इसमें से याद कर लिएगा। फिर है फॉर्मूला मास। फॉर्मूला मास क्या होगा, जो भी हमारा कंपाउंड होगा, जो भी एलिमेंट होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, वो मॉलिक्यूलर मास हमने मॉलिक्यूल से निकाला, फॉर्मूला मास अगर हमारा कोई एलिमेंट है, कंपाउंड वगैरह, तो उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे उसके भी ऐसे ही जो है उसका भी अलग अलग एलिमेंट का मास लिखेंगे और प्लस कर देंगे और हो जाएगा। फिर है मोलर मास। मोलर मास क्या होता है, atomic mass, molecular mass and formula mass of a substance expressed in gram is known as molar mass. अगर हम atomic mass, molecular mass and formula mass को क्या कर दें, एक्सप्रेस कर दें इन ग्राम, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा मोलर मास कहलाएगा। इसके ऊपर डिटेल में आगे बात करेंगे जब हम एवोगाड्रोस लॉ वगैरह पढ़ेंगे। अभी बस ऐसी छोटी छोटी सी डेफिनेशन है जिनको याद करानी है, दोबारा से बचपन में पढ़ी हुई है। फिर है मोल। मोल क्या होता है, मोल एक यूनिट है, सही। मोल एक यूनिट है एटम्स को तोलने की। जैसे अगर हम किसी भी सॉलिड को किसी उसमें करते हैं, किलोग्राम वगैरह में करते हैं, या अगर लिक्विड की बात करें तो लीटर वगैरह में करते हैं। इस तरह से अगर लेंथ या सेंटीमीटर की बात करें, वो लेंथ की बात करें तो उसको सेंटीमीटर में करते हैं। तो इसी तरीके से एलिमेंट को किस में करते हैं, मोल में करते हैं। और हम ये कहते हैं कि 1 मोल जो है ना, उसके अंदर 6.02 एक्सपोनेंट 23 मॉलिक्यूल्स, एटम्स या कुछ भी जो है होते हैं। एक मोल के अंदर इतना नंबर होता है किसी भी एटम का, ठीक है, पार्टिकल्स के लिए, मॉलिक्यूल्स के लिए या एटम्स के लिए। तो ये साइंटिस्ट कहते हैं, और ये किसने बताया, ये एवोगाड्रो ने बताया है। तो अगर हम बात करें 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, अब इधर डिफरेंट गैसेस आ जाएं, डिफरेंट एलिमेंट्स आ जाएं, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स आ जाएं, उनका 1 मोल के अंदर इतने ही क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे। तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन में भी कितने होंगे, 6.02 एक्सपोनेंट 23। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन में भी इतने होंगे, 1 मोल ऑफ क्लोरीन में भी इतने होंगे, 1 मोल ऑफ वाटर में भी इतने ही होंगे। ठीक है, तो ये एक कॉमन चीज है, ये आपको याद रखनी है। और मोल को जब भी हम रिप्रेजेंट करते हैं यूनिट वगैरह से, तो मोल की लिखते हैं MO एंड L। ठीक है, फिर आते हैं एवोगाड्रोस नंबर पे। तो 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, सॉलिड, लिक्विड और गैस कंटेन सेम नंबर ऑफ पार्टिकल। ये वही बात है जो अभी ऊपर बोली है कि एटम, मॉलिक्यूल और आइंस जो है उनके 1 मोल में कितने वो होंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, वो होंगे 6.02 एक्सपोनेंट 23। और इस नंबर को क्या कहते हैं, ये जो नंबर है, ये जो बिल्कुल हमारा कांस्टेंट नंबर है, इसको कहते हैं एवोगाड्रोस नंबर। इसके बाद है आयनाइजेशन पोटेंशियल। ठीक है, अभी आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एनर्जी, पोटेंशियल को हम एनर्जी भी कह सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, मिनिमम अमाउंट एनर्जी की ऐसी अमाउंट कम से कम जो क्या हो, रिक्वायर्ड हो किसी भी इलेक्ट्रॉन को उसके वैलेंस शेल से निकालने के लिए। ठीक है, अभी जो इलेक्ट्रॉन की बात की थी अभी निकालने की, तो ये इलेक्ट्रॉन कैसे निकल गए, ये इलेक्ट्रॉन खुद ही निकल गए, ये इलेक्ट्रॉन खुद नहीं निकलते। इलेक्ट्रॉन जब भी किसी उससे निकलता है, किसी एटम से, तो वो क्या होता है, उसको कुछ एनर्जी चाहिए होती है, वो कुछ एनर्जी लेता है, उसके बाद निकलता है, सही। तो इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि किसके लिए रिक्वायर्ड हो, जो रिक्वायर्ड हो किसी भी इलेक्ट्रॉन को उसके वैलेंस शेल से निकालने के लिए, वो क्या कहलाती है, आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एनर्जी कहलाती है, सही। और उसके बाद वो उसको क्या कर देती है, गैसियस स्टेट या कोवलेंट स्टेट में कन्वर्ट कर देती है। जैसे कि ये लिथियम का एटम है, सही, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 3, 2 इधर रिवॉल्व कर रहे हैं और एक लास्ट शेल में। ये इसका K शेल है और ये इसका L शेल है। तो लिथियम के लास्ट जो वैलेंस शेल है, उससे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए होगी वो कितनी होगी, मिनिमम 100। ये स्पेसिफिक नहीं होती, ये जो है हर एलिमेंट की अपनी अलग अलग होती है। ठीक है, जितना ज्यादा एलिमेंट जो है, इससे अपने न्यूक्लियस से क्या होगा,
बाउंड होगा, जितना ज्यादा जो स्ट्रांगली बाउंड होगा उतनी ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी, जितना ज्यादा लूजली बाउंड होगा उतनी कम एनर्जी चाहिए होगी। तो ये डिपेंड करता है एटम की जो है, इलेक्ट्रॉन की जो है अपनी न्यूक्लियस के साथ कैसी बॉन्डिंग है। तो लिथियम के इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराने के लिए 100 जूल क्या चाहिए होगी, एनर्जी चाहिए होगी। और ये जो एनर्जी है ये क्या कहला रही है, आयनाइजेशन पोटेंशियल। ठीक है, डेफिनेशन याद रखिएगा, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल ऑफ एन एटम इन इट्स गैसियस स्टेट एंड कोवेलेंट स्टेट। इसका कुछ फॉर्मूला है, क्योंकि हर एलिमेंट की क्या होती है, अपनी होती है अलग अलग। तो किस वजह से अलग होती है कि डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ शेल एट साइज। जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा, जैसे अगर लिथियम की बात करें तो लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन थे, तो मतलब कि 3 ही क्या थे, प्रोटॉन। तो इसका जो शेल का साइज हो गया वो 2 ही शेल है, तो क्या है इसका साइज जो है वो क्या है, कम है। ठीक है, लेकिन अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन का साइज तो भी कम है। तो मतलब हाइड्रोजन के पास से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए और ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी, है ना। तो इस तरह से एनर्जीज क्या होती है, चेंज होती रहती है। अगर साइज बड़ा होगा तो ज्यादा कम एनर्जी में निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो गया, ज्यादा हो गया। लेकिन अगर साइज छोटा है तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, बहुत ही कम है, जिसकी वजह से ज्यादा टाइट बाउंड है वो, और ज्यादा क्या होगा, उसको ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी। क्वेश्चन नहीं कर सकते, क्वेश्चन नहीं कर सकते, नहीं भी नहीं कर सकता। तो फिर नोट करके रखो ना अपने पास में। तो क्या हो गया तुम लोग को? तो मेटल्स क्या होते हैं, मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर होते हैं। मतलब कि ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। और अगर हम पीरियोडिक टेबल में देखें तो पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 1, 2 एंड 3 ए ग्रुप की बात हो रही है। ग्रुप 1, 2, 3 ए ग्रुप जो है क्या है, मेटल्स है। और मेटल्स आसानी से क्या कर देते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देते हैं, और इसी वजह से उनको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। और नॉन मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, मतलब कि आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन को रिमूव नहीं करते। जैसे अगर हम बात करें सोडियम की, जैसे अभी हमने देखा था कि सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया था। क्यों रिमूव कर दिया था भाई, क्योंकि उसके वैलेंस शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन था। तो उसने सोचा कि 7 इलेक्ट्रॉन लेना ज्यादा मुश्किल है, तो जो एक है वो भी दे दो, ताकि क्या हुआ, उसका जो पीछे वाला सेकंड लास्ट जो शेल था वो तो फुल था ना, तो उसने कहा कि इसी को लास्ट बना लेते तो स्टेबल हो जाएंगे। तो इसीलिए उसने क्या किया, अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया। और क्लोरीन जो कि कौन से ग्रुप से पाया जाता है, ग्रुप 7 से, तो इसके जो लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितने होते हैं, 7। तो उसको एक ही चाहिए था, तो इसने आसानी से ले लिया। ये अपने 7 इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकता, सही है, बहुत ही मुश्किल से देता है, बहुत ज्यादा एनर्जी दे तब देता है, लेकिन वैसे आसानी से नहीं देता जिस तरह से आसानी से सोडियम ने दे दिया था। तो ये क्या हो गया, नॉन मेटल हो गया। नॉन मेटल जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं नेचर में, और अपना इलेक्ट्रॉन आसानी से रिमूव नहीं होने देते। और इनके ग्रुप्स होते हैं 4, 5, 6, 7, 8 ए ग्रुप्स। ठीक है, अभी जो ऊपर बात की इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव की, तो ये क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या है, द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। एटम की ऐसी सलाहियत जो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचे, सही। अगर हम इसमें देखें यहाँ पे जैसे कोई चीज आई, सही, यहाँ पे जैसे अगर सोडियम की बात करते हैं, अगर यहाँ पे ये सोडियम है और इसके लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे से क्लोरीन का क्या हो गया, गुजर हो गया। तो क्लोरीन के पास इतनी सलाहियत है कि वो इतनी एनर्जी है इसके पास कि वो इसका ये इलेक्ट्रॉन खींच के अपनी तरफ ले आएगा, सही। तो क्लोरीन की ये टेंडेंसी जो दूसरे से एटम को अपनी तरफ खींच रही है, सही, तो ये क्या कहला रही है, ये इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर कहला रही है, सही। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स की ज्यादा होती है और बहुत सारे की कम होती है। वो भी किस चीज पर डिपेंड करता है, वो भी इनकी डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। जैसे अगर बेरिलियम बोरोन है तो इसका साइज छोटा है, लेकिन ये जो लिथियम है इसका साइज क्या है, बड़ा है। इसको आगे डिस्कस करेंगे, अभी बस इतना ही रखेंगे।
ये लास्ट हेडिंग पढ़ते हैं, फिर क्लास को ऑफ करते हैं। अब है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या है? द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू लॉस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स वैलेंस शेल। जो सोडियम के पास जो सलाहियत थी ना अपने इलेक्ट्रॉन को आसानी से छोड़ देने वाली, वो वाली चीज कहलाती है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। सही कि एटम की ऐसी सलाहियत जो आसानी से अपने वैलेंस शेल से क्या कर दे, इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दे, तो वो क्या कहलाती है? इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कहलाती है। और जो ग्रुप फर्स्ट ए है वो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर है। क्यों है? क्योंकि आप हमेशा ये बात याद रखिएगा कि जो ग्रुप होते हैं ना, तो ग्रुप 1 है तो उसके लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। अगर ग्रुप 2 होगा तो उसके लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। जैसे अगर मैंने क्लोरीन का बताया था, तो क्लोरीन का ग्रुप 7 था तो उसके लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन थे। ठीक है, लेकिन ये कह रहे हैं कि जो ग्रुप 1 है वो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। क्यों है हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव? क्योंकि उसके लास्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और उसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए होते हैं, जो कोई भी नहीं देता और बहुत ही मुश्किल होता है। तो इसी वजह से वो अपना एक इलेक्ट्रॉन भी क्या कर देते हैं, लॉस कर देते हैं। ऐसे ही ग्रुप 2 भी क्या करता है, अपने 6 इलेक्ट्रॉन लेने के बजाय 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है। 3 भी ऐसे ही करता है। लेकिन जब बात आती है 4 की, सही है, तो 4 है और 4 ही चाहिए, तो फिर वो क्या करता है, थोड़ा सा वो करता है कि नहीं 4 तो है, 4 और ले लेंगे, कोई मसले की बात नहीं है। तो इसी वजह से जो सबसे ज्यादा हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर है वो कौन सा है, ग्रुप 1 है। ठीक है, कंप्लीट हो गया। बाकी कल जो है चैप्टर पर आएंगे, बुक से पढ़ेंगे और क्लास को ऑफ करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।